नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आप सबके सामने फिर से पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। और पिछले वीडियो में आप सबने काफ़ी क्वेश्चंस को सराहा था, वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया था। तो और मैंने जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि हम हर हफ्ते आपका वीकली टेस्ट लिया करेंगे, ताकि देख सके कि कितने लोग सीरियस हैं और कितने सीरियसली वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों पे भी मैं हर हफ्ते एक वीडियो लाऊंगा। प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहिए, और मैं जल्द ही लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज होती है, मैं वीडियो रिकॉर्डेड देता हूँ आपको, वो मैं आपको लाइव लिया करूँगा। और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था आपसे, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, सीटेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं टॉपिक्स फिर लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। तो टॉपिक्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको चाहिए टॉपिक वाले वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं टॉपिक वाले वीडियो आपको रिकॉर्डेड दूंगा और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज लाइव रात में इसी समय लिया करूंगा मैं आपसे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फैक्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है कि कब सृजनशील होते हैं, यानी कब क्रिएटिव होते हैं। जब मान लीजिए किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है, तो सृजनशील यानी क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। क्रिएटिव कब होते हैं? तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए वो क्रिएटिव होते हैं, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर वो क्रिएटिव बनते हैं, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा अपनी रुचि से वो क्रिएटिव होते हैं। ऑप्शन डी है हमारा पुरस्कार के लिए, वो जो कोई पुरस्कार वगैरह होता है उसके लिए वो अपने क्रिएटिव होते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपनी रुचि से वो क्रिएटिव होते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, कभी भी वो शिक्षक की डांट से बचने के लिए क्रिएटिव होंगे, ठीक है, क्रिएटिव नहीं हो सकते। वो आपको रटा चीज़ कर सकते हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात मान सकते हैं, ऑर्डर मान सकते हैं, ठीक है, आप जो कहोगे वो मान सकते हैं वो। लेकिन कभी भी वो क्रिएटिविटी वो खुले मन, मुक्त जो दिमाग होता है खुले मन से आती है, ठीक है। जब बच्चा कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई बर्डन नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, तब वो उसके अंदर क्रिएटिविटी बाहर आती है, ठीक है। तो शिक्षक के डांट से बचने के लिए वो क्रिएटिव बनेगा ऐसा भी नहीं है, और दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में होगा, यानी फिर भी दबाव है तो दबाव में वो क्रिएटिव अगर बनना भी जाएगा तो उससे वो नहीं हो पाएगा। और अब पुरस्कार के लिए, तो पुरस्कार के लिए आदमी रट सकता है, चीज़ें कर सकता है, बेहतर कर सकता है, लेकिन जो है क्रिएटिविटी, जो जहाँ तक की बात है, वो अपनी रुचि से ही आएगी। किसी को अगर रुचि है, मान लीजिए मुझे ड्राइंग में रुचि है, ठीक है, तो मैं ड्राइंग करूँगा तो मैं अपनी रुचि के अनुसार, अगर मुझे पसंद है तो मैं ड्राइंग करूँगा। और वो भी जब भी ड्राइंग मैं करूँगा तो आपको नए नए आइडियाज आएंगे कि ऐसे ड्राइंग करनी चाहिए, मुझे ऐसे दिमाग लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि मुझ पर कोई दबाव नहीं रहेगा। मैं मेरी हॉबी है, ठीक है, वो मेरा अपनी रुचि है, अपनी पसंद है, ठीक है। इसी तरह से आप मान लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स में रुचि है, बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स में रुचि है कुछ भी, तो वो अपने पसंद से करेगा। अगर मान लीजिए किसी का रुचि है तो वो ज़्यादा उसमें क्रिएटिव बनेगा या दिमाग लगा सकता है, अच्छा बेहतर कर सकता है वो। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। इस 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है अनुबंधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे अपने मन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, टफ है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैंने उठाया है, इसलिए प्रीवियस ईयर का उठाया क्योंकि आपको लगे, पता चले कि हाँ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप खुद जब सॉल्व करोगे तो लगेगा कि हाँ मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया, और ये लगेगा कि हाँ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपके अंदर। और
ये सारी चीज़ें जब आप टेस्ट, इसके अलावा मैं जब जल्द ही टेस्ट लूँगा आपका हर वीकली, तो जब आप टेस्ट भी लगाओगे तो खुद ही देखो कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, और उसके बाद से मैं आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं अलग से क्वेश्चन करा देता हूँ और आप सीटेट का एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे कैसा क्वेश्चन पूछता है वो मुझे पता ही नहीं है, अगर वो आप सॉल्व कर ही नहीं रहे हो, तो एक अंदर से डर रहता है कि सीटेट में यही क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आएगा। और जब आप ये सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्लियर है कि मैंने तो सीटेट का पेपर सॉल्व किया है भाई, सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने सारा देखा हुआ है। अब इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन जो भी पूछ दें, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है या फिर इसमें से एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा डिराइव करके, तो मैं बना लूँगा, ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो यहाँ पे है कि अनुबंधन और संकेत देना, नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए करने वाले भाषण देना। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण। ऑप्शन डी हमारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुबंधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछना। मतलब कि देखिए पूछ रहा है क्या यहाँ पे, अब आपको क्वेश्चन समझना होगा कि कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण, यानी कि बेसिक जो है वो बेसिक जो है सहायता होता है उसका कौन सा उदाहरण है। तो अनुबोधन, संकेत देना तथा नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछा, ये एक सहायता का उदाहरण है। क्योंकि इस अगर मान लीजिए नाजुक स्थिति पर प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो वीक पॉइंट है वो क्लियर होगा, वो स्ट्रांग होगा और उस चीज़ पे और पकड़ बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, यानी कि जो कर्व होता है उनका, ठीक है, तो कर्व लाइन जो है जब शिक्षार्थियों को मान लीजिए किसी ग्रुप में आपको किसी समस्या कोई प्रॉब्लम हो गया उस पर चर्चा का अवसर दे दिया गया, ठीक है, तब जो उनका जो लर्निंग का जो कर्व होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है ए बेहतर होता है, ऑप्शन बी स्थिर रहता है, ऑप्शन सी अनवरत रहता है, और ऑप्शन डी समान रहता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी समान रहता है। यानी कि जब मान लीजिए कि समूह में चर्चा करते हैं, ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो वो एक समान रहेगा, यानी सबका जो है एक साथ जो है वो सारों का जितने बच्चे हैं एक साथ उनका लर्निंग एक समान होगा। यानी कि इससे उनको सीखने को मिलेगा कुछ, उस बच्चे से इस बच्चे को सीखने को मिलेगा। इसी तरह से मतलब लर्निंग का जो कर्व है ये वो ना ही नीचे गिरेगा ना ही ऊपर उठेगा, वो एक समान रहेगा, जिससे कि बच्चों में लर्निंग का एक इक्वलिटी दिखता है कि वो एक समान लर्निंग हो रहा है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। यानी कि यहाँ पे आपको भरना है किस चीज़ के से भिन्न होता है और किस चीज़ के। तो वयस्कों से बच्चों का चिंतन कैसे भिन्न होता है। ऑप्शन ए है मात्रा और प्रकार के अनुसार, ऑप्शन बी है आकार और मूर्तपरकता के अनुसार, ऑप्शन सी है प्रकार और मात्रा के अनुसार, और ऑप्शन डी है आकार और किस्म के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मात्रा और प्रकार के अनुसार। यानी कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों से प्रकार, यानी कि उनका जो चिंतन का प्रकार है वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता भी है और आपने महसूस भी किया होगा। और मात्रा भी, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जैक्ट लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट चीज़ बोलते हैं, कोई चीज़ का हम लोग चिंतन करते हैं तो एग्जैक्ट होता है, ठीक है, हम लोग को अपनी समझ के अनुसार हम लोग अपना बताते हैं। लेकिन उनका जो बच्चे छोटे हैं उनका अनुभव भी छोटा है, तो वो उन्होंने ज़्यादा चीज़ अनुभव नहीं किया, फेस नहीं किया, तो उनका जो अनुभव होगा वो सारी चीज़ें वो अनुमान लगाएंगे, वो मात्रा जो डिसाइड करेंगे वो छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में इसमें इतना चीज़ लगेगा तो वो उनका अनुमान जो होगा कम होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे कि बच्चे बोलेंगे कि इस क्लास में इतने बच्चे बैठ सकते हैं या फिर कक्षा 5 में इतने बच्चे हैं, ऐसा अनुमान लगाना होगा। तो आप पढ़ा रहे हो तो आप एग्जैक्ट आंसर लगा लोगे, या फिर इतने बेंच इस कक्षा में आ सकते हैं, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट लगा सकते हो क्योंकि आप बड़े हो तो आप अनुमान आपका एकदम सटीक बैठेगा। लेकिन उनका जो है वो वेरी कर सकता है, वो कम भी बता सकते हैं और ज़्यादा भी बता सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मैं आपको ऐसा मैं थ्योरेटिकल टाइप का समझाने की कोशिश ना करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मैं रिलेट करके एकदम अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके, जीवन जो आसपास के जीवन है उससे रिलेट करके मैं बताऊँ, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये ना हो कि जो है मैं आपको रिलेट करके थ्योरेटिकल जो बुक्स में दिया है वैसे उदाहरण मैं बता दूं और आप जो है
वो चीज़ें तो आप बुक में पढ़ के खुद भी समझ सकते हो। मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं वही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेट करके ऑप्शन दूंगा या बताऊंगा, जिससे कि आप जो है उस चीज़ को समझ सको कि हाँ ये मेरे जीवन में ये चीज़ ऐसे लागू होता है, ये उदाहरण ऐसे लागू होता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है। ऑप्शन ए एड़ी से चोटी तक, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है अप्रत्याशित, ऑप्शन डी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। आंसर हो जाएगा अव्यवस्थित। आंसर हो जाएगा हमारा अव्यवस्थित। क्यों? अब इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए विकास का गति है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करेगी और एक दूसरे में भिन्न होंगे, ठीक है, अव्यवस्थित रूप से। लेकिन जो है वो एक अव्यवस्थित तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलेगा। वो विकास जो है वो एक सिस्टमेटिक नहीं प्रोसेस नहीं है, वो आपको विकास ऑटोमेटिक होते रहता है। आप किसी किसी चीज़ से वृद्धि एक सिस्टमेटिक चीज़ है, उसमें मात्रा होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे, तो मात्रात्मक चीज़ें होती हैं, वो व्यवस्थित होता है। लेकिन जो विकास जो होता है वृद्धि से अलग होता है, वो अव्यवस्थित होता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, आकलन डैश देकर आकलन के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन जो है वो बच्चों को लेबल करने और नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ऑप्शन बी है हमारा, बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी है, आकलन सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करता है या उत्पन्न करना है, ठीक है। ऑप्शन डी है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। यानी कि आकलन जो है वो क्या है? आकलन बच्चों में लेबल करने का तरीका हो गया, प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाना देना हुआ, सीखने में तनाव उत्पन्न और दबाव उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सीखने में जो है सुधार का। आप आंसर देख लेंगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी, यानी सीखने में सुधार का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि अब आप आंसर मैं आपको इसलिए आंसर समझा देता हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, एकदम पानी की तरह क्लियर। तो आकलन जो होता है वो बच्चों में जो सीखने में सुधार का एक तरीका। मान लीजिएगा हम लोग कोई चीज़ का आकलन करते हैं, किसी बच्चे का कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, उस चीज़ का आकलन किया। एग्जाम ही ले लिए, एग्जाम में मैंने आकलन किया, तो उससे आपको मान लीजिए यूनिट टेस्ट हुआ तो आपको इस पता चल जाएगा कि बच्चों में क्या चीज़ की जो है प्रॉब्लम हो रही है, उनको लिखने में परेशानी हो रही है, क्वेश्चन याद करने में परेशानी हो रही है, या प्रश्नों के उत्तर याद करने में परेशानी हो रही है, खुद से लिखने में परेशानी हो रही है, क्या चीज़ में परेशानी हो रही है वो आप आकलन कर लोगे। और उसमें आप उनको जो लर्निंग कराओगे, अगले सेमेस्टर के लिए जब लर्निंग कराते हो तो उसको आप उसमें सुधार लाते हो, अपने पढ़ाने के तरीके में, सिखाने के तरीके, अधिगम कराने के तरीके में आप सुधार करोगे, ठीक है। और उनमें भी सुधार करने की कोशिश करेगी, वो उनमें लर्निंग अच्छे से हो। तो ये सीखने में सुधार का एक तरीका है आकलन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, शिक्षक द्वारा डैश के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। मैंने बहुभाषिता से संबंधित प्रश्न 2 बार करा चुका हूं मैं, 2 अलग अलग, उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये परेशानी, ऑप्शन बी है समस्या, ऑप्शन सी है संसाधन, ऑप्शन डी है बाधा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये जो है संसाधन होगा। तो शिक्षक को मान लीजिए भारत में अधिकांश कक्षा बहुभाषी होती हैं, यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो शिक्षक द्वारा इसे एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि परेशानी के रूप में, या परेशानी समस्या या बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वो इससे बच्चों में अलग अलग भाषा सीखने का एक अवसर, भाषाई विकास का एक अवसर उनको मिलता है कि एक साथ वो अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषाई परिवेश वाले बच्चे आते हैं, तो उनको एक दूसरे की भाषा सीखने का अवसर मिलता है। तो शिक्षक द्वारा इसे संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक बाधा के रूप में। लेकिन हाँ, वही एक मैंने क्वेश्चन आपको पिछले बार कराया था कि जब पहली कक्षा का बच्चा होता है, वो वहाँ पे अगर बहुभाषी कक्षा है तो वहाँ पे परेशानी उत्पन्न होगी। क्यों? यही सीटेट में आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछ देता है कि पहली कक्षा में जो है
एलिमेंट्री लेवल पे जो एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन देगा बाधा है, संसाधन है, ये तो वहाँ संसाधन नहीं चुनना है आपको, वहाँ बाधा चुनना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पहली कक्षा का बच्चा है और वो अगर बहुभाषी कक्षा में, वहाँ ढेर सारे अलग अलग बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, कोई तमिल बोल रहा है, कोई उड़िया बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, ठीक है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। इससे क्या होगा कि वो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, उनमें अभी मानक भाषा का पे जो है पकड़ नहीं आई है, वो किसी एक भाषा में मानकता उन्होंने प्राप्त नहीं की है। अब जब बच्चे मान लीजिए अगर ऊंचे कक्षा में उन्होंने मानकता प्राप्त कर ली है तो वे दूसरी भाषा सीखने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पहली कक्षा में है और या एलिमेंट्री लेवल पे हैं अगर, तो उनमें अभी भाषा की मानकता प्राप्त नहीं की है उन्होंने, तब जो है किसी भी एक भाषा में मान लीजिए उनके जो रीजनल जो लैंग्वेज है उस पर अगर उन्होंने मानकता प्राप्त कर लिया, तो मानकता प्राप्त करने के बाद जब दूसरे भाषा को एक्वायर करना चाहेंगे तो उस चीज़ को आराम से आप एडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे वो। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि अगर उन्होंने अभी पहला अपना भाषा नहीं सीखा और जब दूसरे भाषा को सुनेंगे वो, उनको परिवेश नहीं मिलेगा कि एक ही भाषा सीखने का, उनको अलग अलग खिचड़ी टाइप का वो सीख लेंगे। एक प्रॉपर एक लैंग्वेज को मानकता को वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनमें प्रॉब्लम शुरू रहेगी। मान लीजिए बंगाली, उड़िया, तमिल, मराठी वगैरह सब एक ही कक्षा में बोला जा रहा है, तो बच्चा कभी मराठी बोलेगा, कभी इंग्लिश बोलेगा, कभी उड़िया बोलेगा, कभी तमिल बोलेगा, कभी बंगाली बोलेगा, उसको एक चीज़ एक लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन सी है शैशवावस्था तर्क अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अब हम लोग समझ लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है, यानी कि अगर ठीक है कौन सा ये जो है सही मिलान है। अब आप देख लेते हैं ऑप्शन ए क्यों सही होगा। तो ऑप्शन इसलिए एक सही होगा क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विकास की अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं, वो मैं आपको टॉपिक वाइज में बोला है आपको कराऊंगा, तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि मूर्त संक्रियात्मक क्या है, अमूर्त क्या है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो संधारण, ठीक है, और वर्गीकरण करने योग्य होता है, यानी किसी चीज़ का वो वर्गीकरण कर सकता है, ये अलग अलग चीज़ों में बांट सकता है। अगर मान लीजिए आप बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए पत्ती ले आए, ठीक है, बहुत सारे पत्ती, फूल डाल, EVS पढ़ा रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो अगर आपने पत्ती ला दिया, फूल ला दिया, बहुत सारी चीज़, तो वो अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये फूल है, ये पत्ती है, ये डाली है, ये कुछ है, ये सारी चीज़ें वो अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जब आप बच्चा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि वो कॉन्क्रीट चीज़ों को वो देख के वर्गीकृत कर सकता है, तो ये चीज़ है जो है हमारा सही मिलान होगा, यानी कि यही सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना डैश देखेंगे, सीखने के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा सही होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सीखना जो है ऑप्शन ए सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। यहाँ सही स्टेटमेंट चुनना है कि सीखने के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा डी, यानी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अब क्यों होता है, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने जो सीखा, कोई चीज़ सीख रहे हैं आप, ठीक है, कोई चीज़ सीख रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जब भी कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, या फिर बच्चा, मान लीजिए बच्चे को उदाहरण लेते हैं हमें, बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, तो उसका संवेग, वो उसका जो भाव है वो चीज़ उसको प्रभावित करते हैं। वो उसका मानसिक दशा कैसी है, मान लीजिए घर से वो हुआ है, घर पे झगड़ा देख कर के आया है, या फिर उसके दोस्तों में से उसकी बोलचाल बंद है, वो चीज़ें उसकी मानसिक दशा को प्रभावित करेंगी, और वो चीज़ मानसिक दशा जो है सीखने को प्रभावित करती है। तो उसका जो संवेग है, यानी कि जो उसकी मानसिक दशा है, उसका जो भाव है, भावनात्मक दशा है, वो जो है सीखने वाले के
संवेगों से जो है प्रभावित होता है। सीखना जो है वो सीखने वाले के संवेगों से जो प्रभावित होता है, इसलिए आंसर डी सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन हाँ, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कोई सुझाव हो या कोई सलाह हो, कुछ भी कोई समस्या हो उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए। और हाँ, जल्द ही हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टेस्ट देने से आपका खुद का भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आपने क्वेश्चन जो है आपकी पकड़ बनते जा रही है। दूसरा, हमें भी पता चलेगा कि आपको आखिर कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि हमने तो ठान लिया, मैंने और रवि सर ने, फैक्ट नॉलेज के चैनल रवि सर का है, वो उन्होंने ठान लिया है कि आपको पार कराना सीटेट किसी भी। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप अपना समय दीजिए, तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने सिर्फ समय आपको इसी तरह से नहीं दिया है कि मैं आपको जो है ऐसे वैसे करा दूंगा जैसे तैसे टाइम करने के लिए, नहीं, मुझे आपको पार कराना है, सीटेट अच्छे से कराना है मुझे। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग था मेरा, इसलिए मैं वो कहा जाता है धीरे धीरे ट्राई बॉल डालना, तो मैं ट्राई बॉल डाल रहा था। आपको धीरे धीरे आपको देख रहा था आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट बताओगे। आप एक तो कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देखते हो और कमेंट नहीं करते हो। वीडियो कैसा लगा, आपका सुझाव, कोई सुझाव हो तो बताइए। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो प्रैक्टिस सेट में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़ आप बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, और मुझे किस लेवल में इंप्रूव करना है। क्योंकि देखिए, मेरा लेवल और आपका लेवल अलग हो सकता है ना। मान लीजिए कि मैं जो चीज़ को देख करके अगर समझ ले रहा हूँ, जरूरी तो नहीं कि आप ही समझ लो, या फिर जरूरी है कि आप समझ पा रहे हो, जरूरी तो नहीं कि मुझे भी समझ में आता हो। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे भी बेस्ट होगे, ठीक है, क्योंकि हर टीचर की अपनी खासियत होती है, हर टीचर का अपना लहजा होता है पढ़ाने का, हर चीज़ ये होता है। तो आप जो है सीखने, अगर मान लो आप एक लर्नर हो, तो लर्निंग का सबसे अच्छा, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एक लर्नर सबसे बेस्ट जो है उसमें मौलिकता होनी चाहिए, वो अपना मौलिक बातें, अपने विचार डिस्कस कर सके। तो आप अपना विचार जो है हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।